हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये बीए थर्ड ईयर का सेमेस्टर 6 है, पॉलिटिकल साइंस है, जो उभरती हुई विश्व व्यवस्था का स्वरूप। ये चैप्टर जो है 7 है, यानी नेचर ऑफ इमर्जिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से, जिसको आपको करना चाहिए और समझना चाहिए। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिस पे आपको अपना विचार भी रखना चाहिए, सोचना भी चाहिए, कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। और साथ में अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसमें सब्सक्राइब करना ये आपके हित में है, क्योंकि आपके रिगार्डिंग जो भी है, आपके क्लास के रिगार्डिंग जो भी वीडियो डाली जाएगी, अगर सब्सक्राइब कर रखे होगे तभी आपको प्राप्त होगी, नहीं तो आप मेरे वीडियो से वंचित रह जाओगे और शायद एग्जाम में आप एक टॉपिक को मिस कर जाओगे। इसलिए सब्सक्राइब कर लेना ही आपके हित में है। चलिए, ये तो आपके हित में है। हमारा जो आज टॉपिक है उभरती हुई विश्व के जो है व्यवस्था का स्वरूप, जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं हमारे चैप्टर में आज क्या है और हमें क्या करना है। सबसे पहले यही बात आती है हमारे चैप्टर के लिए, उभरती हुई विश्व व्यवस्था के स्वरूप की विशेषता। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर उभरती हुई विश्व व्यवस्था है क्या। आपको पता ही होगा कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में और 21वीं शताब्दी के गुजरने के पीछे कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ ऐसे परिवर्तन आए जिन्होंने उभरती हुई विश्व व्यवस्था के स्वरूपों को पूरी तरह से बदल के रख दिया। विश्व में 2 ध्रुवीय व्यवस्था की समाप्ति और उसके स्थान पर एक ध्रुवीय व्यवस्था की स्थापना भी हुआ। शहरी तत्व के मुकाबला में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्यवस्था भी की गई। इसमें जो था आर्थिक तत्व का अधिक महत्व था। ठीक है, शक्ति संतुलन व्यवस्था की समाप्ति और वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के विचारों का बोलबाला, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साख में गिरावट और संयुक्त राज्य यूनाइटेड नेशन को अधिक लोकतंत्रीय बनाए जाने और इसकी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाए जाने और मानव अधिकार की रक्षा करना और पर्यावरण सुरक्षा और आतंकवाद की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाव और विश्व में चल रहा आर्थिक मंदी का दौर। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है कि विषय के अतिरिक्त अंतरिक्ष समुदाय की चिंता और अंत में बहुराष्ट्रीय व्यवस्था स्थापना की तरफ बढ़ते कदम आदि उभरती हुई विश्व व्यवस्था के स्वरूपों की मुख्य विशेषताओं में से एक है। इसमें से आपने जाना ही भी होगा कि वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण की जो विचारधारा थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसके साथ भी जो आर्थिक मंदी की दौर चली थी, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसने जो है विश्व की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल हिला के रख दिया। कई देश को इसने गुलाम भी बना दिया, तो कई देश जो थे इसका फ़ायदा भी उठा लिया। तो इसमें कहते हैं कि मिला जुला असर पड़ा, लेकिन सबसे अधिक जो हुआ इसका नुकसान ही हुआ। अब यहाँ पर है कि उभरती हुई विश्व व्यवस्था के स्वरूप की विशेषता क्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो यही है कि अर्थव्यवस्था में जो है सबसे अधिक प्रभुता संपन्न देश है वो अमेरिका है। अमेरिका हमेशा चाल चलती है, वो क्या करती है कि दूसरे देशों की व्यवस्थाओं को अपने अंदर ले लेती है और उसकी व्यवस्थाओं का फ़ायदा उठा के वो विश्व में पावरफुल बन जाती है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से हुआ कि अमेरिका की प्रभुता की स्थापना, शीत युद्ध की समाप्ति और संयुक्त जो सोवियत संघ टूट जाने के बाद वर्षा समझौता यानी वर्सल पैक्ट भंग हो गया तथा इससे सबके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था में पूरी तरह अमेरिका का प्रभुता स्थापित हो गया। यानी अमेरिका का था हर क्षेत्र में प्रभुता स्थापित हो गया। उसने अपने कूटनीतियों से हर जगह प्रभुता स्थापित कर लिया। आज विश्व का कोई भी राष्ट्र अमेरिका के प्रभुता की चुनौती देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अमेरिका विश्व की श्रेष्ठ सैनिक शक्ति ही नहीं अतुल, यह विश्व की मजबूत आर्थिक शक्ति भी है। आपको शायद पता हो कि जितने भी इम्पोर्टेंट जो अर्थव्यवस्था के रिगार्डिंग बनाई गई संस्थाएं हैं, सब अमेरिका में हैं। चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वर्ल्ड ट्रेड हो या वर्ल्ड यूनियन हो, हर व्यवस्था जो है अमेरिका में है। तो अमेरिका तो शक्तिशाली होगी, इसमें कोई दो राय रही नहीं जाती है। कहते हैं आज विश्व कोई भी राष्ट्र अमेरिका को चुनौती देने के लिए तैयार नहीं है, तो यह विश्व की मजबूत आर्थिक शक्ति भी है, जिस कारण अमेरिका का विश्व की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं पर भी पूरा नियंत्रण है और इसकी इच्छा के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र स्वयं को अमेरिका के समक्ष साहस अनुभव कर रहा है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अपनी इच्छा अनुसार निर्णय करवाने के समक्ष रखता है। तो समर्थ तो वही रहता है ना। बात तो ये हो जाती है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब सारी संस्थाएं सब कुछ अमेरिका के पास है, तो वो तो किसी भी देश में जो भी चाहे मनवा सकती है, जो भी चाहे कर सकती है।
यदि सरकार को संयुक्त राष्ट्र का निर्णय पसंद नहीं है तो वह उसकी परवाह नहीं करती है। अमेरिका हमेशा अपनी मनमानी करती है और वो किसी भी देश की आंतरिक इच्छाओं की, उनकी जो व्यवस्था होती है उसको ध्यान नहीं देती है। उसकी इच्छा जो होती है वो करती है, चाहे वो किसी दो देशों में लड़वाने की काम क्यों न हो। हर चीज़ों के लिए वो प्रोत्साहित करती है, किसी की अर्थव्यवस्था डुबाने की बात क्यों न हो। अमेरिका ऐसे ही रणनीतियों को जो है चलती है। अब उसके बाद है शक्ति संतुलन की व्यवस्था की समाप्ति। सोवियत संघ के भंग हो जाने से पहले विश्व में दो ध्रुवीय व्यवस्था स्थापित थी और विश्व में दो शक्ति गुट स्थापित थे। एक गुट का नेतृत्व भूतपूर्व सोवियत संघ कर रहा था और जिसे साम्यवादी गुट भी कहा जाता था। रूसी गुट जो था रशियन ब्लॉक भी नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। जबकि दूसरे गुट नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और इस गुट को पूंजीवादी गुट यानी कैपिटलिज्म ब्लॉक या अमेरिकन गुट भी कहा जाता था। ये दोनों शक्तियां गुट यानी पावर ब्लॉक एक दूसरे के शक्ति संतुलन का काम करते थे, परंतु 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के भंग हो जाने के बाद एक शक्ति गुट समाप्त हो गया तथा विश्व में केवल एकमात्र शक्ति गुट रह गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व में शक्ति संतुलन की व्यवस्था समाप्त हो गई और जिस कारण से विश्व की काफ़ी क्षति उठानी भी पड़ी। उसके बाद था एकमात्र सैनिक गठजोड़ नाटो स्थापित, यानी आपको पता है कि इसके रिगार्डिंग बहुत से पैक्ट बनाए गए थे जो सैनिक संगठन थी, लेकिन सबको भंग कर दिया गया। सिर्फ क्या रह गया? नाटो, यानी ओनली वन द मिलिट्री अलायंस इज द नाटो। शीत युद्ध के दौरान साम्यवादी का मुकाबला करने और इसके प्रभाव को सीमित करने के लिए 4 अप्रैल 1949 ईस्वी के संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में 12 देश के द्वारा मिलकर उत्तर अंटार्कटिका संधि संगठन यानी उत्तरी अंटार्कटिका संधि संगठन यानी नाटो यानी नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के नाम से एक सैनिक संगठन स्थापित किया गया। नाटो के मुकाबला के लिए सोवियत संघ द्वारा सोवियत देशों के साथ मिलकर एक वर्षा पैक्ट भी के नाम से बनाया गया संगठन स्थापित किया गया, परंतु 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के भंग हो जाने के बाद वर्षा पैक्ट को भी भंग कर दिया गया। जबकि नाटो आज भी कायम है और रूस सहित पहले वर्षा पैक्ट के सदस्य देश आज नाटो के सदस्य बन गए हैं और आज विश्व के एकमात्र सैनिक संगठन कायम है जिसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के शहर ब्रुसेल्स में है। तथापि वर्तमान स्थिति में नाटो की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु अमेरिका द्वारा इसे कायम ही नहीं रखा गया, अतुल इसका प्रसार भी किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि अमेरिका जो है नाटो के लिए बिल्कुल ही अग्रसर है इसको बढ़ाने के लिए और इसकी पावर का भी इस्तेमाल वो अच्छी भली भांति करना जानती है। उसके बाद था संयुक्त राष्ट्र के कम हो रही विश्वसनीयता यानी डिक्लाइन्ड क्रेडिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। विश्व में अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित हो जाने के साथ संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता पर भी संदेह किया जाने लग गया है, क्योंकि अनेकों स्थिति में संयुक्त राष्ट्र अपनी प्रभावशाली भूमिका निभाए जाने के असमर्थ रहा है और केवल एक सहज दर्शक ही की तरह स्थिति को बिगड़ते देखा जा रहा है, यानी बिगड़ रहा स्थिति को सुधारने की कोई भी प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। कुछ आलोचकों का भी विचार है कि अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र को अलग कर दिया गया है, ठीक है, और आज संयुक्त राष्ट्र में कोई भी निर्णय अमेरिका की इच्छा के विरुद्ध में नहीं किया जा सकता और अमेरिका के सामने संयुक्त राष्ट्र बौना होकर रह गया है और इराक तथा अफगानिस्तान में अमेरिका द्वारा की गई कार्रवाई इसका प्रमाण भी है। इराक में कार्रवाई किए जाने के से संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई थी, परंतु इसके होते हुए भी अमेरिका द्वारा अपने समर्थक देशों के साथ मिलकर इराक पर आक्रमण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आज इराक अमेरिका और समस्त विश्व भुगत रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संयुक्त राष्ट्र को बातों का दुकान का दर्जा दिया गया। संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व महासचिव कैफिर आनंद द्वारा संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता की पुनर्स्थापना के लिए प्रभावशाली सुझाव भी दिए गए। संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन की मांग एंड डिमांडेड ऑफ द रिस्ट्रक्टिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 ईस्वी में उस समय की स्थिति को मुख्य रखकर की गई थी कि उस समय विश्व को केवल 51 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य थे। आज 21वीं शताब्दी की शुरुआत और चुनौतियां 20वीं शताब्दी की जरूरतें और चुनौतियों से भिन्न हैं और विश्व के 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य भी हैं। अंत तक जरूरत महसूस की जा रही है कि बदलती हुई परिस्थितियों को मुख्य रखते हुए संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन किया जाना चाहिए और इसके संगठन को अधिक लोकतंत्रीय और उसकी कार्यप्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाई जानी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी भी है और आज की समय की मांग भी है। आज विश्व की राजनीति में अनेकों नई शक्तियां का जन्म
हुआ है, जो संयुक्त राष्ट्र में उनके द्वारा प्रभावशाली भूमिका निभाए जाने की मांग भी कर रही है। वो सुरक्षा परिषद का विस्तार करना चाहता है और उसका विचार है कि इसके स्थायी और अस्थायी सदस्य की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील, जिसे G4 जिसके नाम से भी जाना जाता है, द्वारा सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य प्राप्त करने के लिए अपना दावा पेश किया गया है। उनका विचार है कि सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के देशों के उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया था, सितंबर 2015 में आयोजित किए गए संयुक्त राष्ट्र की महासभा के 70वें अधिवेशन में सुरक्षा परिषद को सुधार लाए जाने के उद्देश्य को मुख्य रखते हुए सर्वसम्मति से एक मसौदे पर स्वीकृति दी गई थी, जिसके द्वारा सुरक्षा परिषद के सदस्य की संख्या में वृद्धि भी की जाने से संबंधित विषय पर विचार किया जाना व्यवस्थित किया गया था। तो इन चीज़ों में जो थी संयुक्त राष्ट्र की पुनर्गठन की मांग न्याय उचित थी और इसको होना भी चाहिए। इससे क्या होता है कि सभी देशों में संतुलित बन जाएगी और जो चुनौतियां दी गई है उसको शायद कहीं हद तक कम किया जा सकता है। उसके पश्चात है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं पर अमेरिका का प्रभुत्व, यानी अमेरिकन डोमिनेंस ओवर टू इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। सीधी की समाप्ति और सोवियत संघ के भंग हो जाने के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मनी फंड यानी IMF, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस आदि पर अमेरिका का एकमात्र प्रभुता स्थापित हो चुका है। यह वित्तीय संस्थाएं गरीबी और पिछड़े हुए देशों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने और उन्हें सस्ती दरों पर ऋण प्रदान किए जाने के उद्देश्य को मुख्य रखकर स्थापित की गई थी, जबकि आज वे वित्तीय संस्थाएं अमेरिकी की कठपुतली सी बन रह गई है। आज ये वित्तीय संस्थाएं गरीब और पिछड़े हुए देशों को ऋण और सहायता आदि देते समय उन पर अनेक शर्त लगाती है जिन्हें पूरा करना शायद उनके बस में नहीं है, क्योंकि उनका उद्देश्य जो है सिर्फ जो है छोटे देश, जो गरीब देश हैं, उनके जो संसाधन है उस पर कब्जा करना। अमेरिका का ये जो बात है वो सदैव इसी बात पे रहती है कि जो संसाधन गरीब देशों के पास है उन पे वो अपना एकमात्र अधिकार समझती है, इसलिए उनको ऋण देती है और ऋण के कर्ज में उसको डुबोती है और डुबाने के बाद जो है उसका शोषण करती है। अमेरिका जो विचारधारा रखती है यही विचारधारा होता है। तभी तो जो कहते हैं ना कि उनके पास तो सारा कुछ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी उनके पास है, IMF भी है, वर्ल्ड बैंक भी है, विश्व व्यापार संगठन भी उनके पास है, तो सब कुछ तो उनके पास है। तभी तो सभी देशों पे क्या करती है, अपना दबदबा यानी अपना पावर को ढो दिखाती है, जो कि कभी भी न्यायोचित नहीं माना जा सकता है। उन देशों को अपनी वित्तीय नीतियाँ, बैंकिंग प्रणाली, ब्याज दर आदि में परिवर्तन किए जाने के लिए कहा जाता है, यानी वो बार बार उन पर दबाव डालती है कि आप जो हो इसमें ब्याज की दरों में परिवर्तन करो, वहाँ के लोगों से और से अधिक धन इकट्ठा करो, जो सीधा उन देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप होता है। वेरिक देश का मत है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था विश्व में पैदा हुए आर्थिक संकट को रोकने और उससे निपटने में असफल रही है, इसलिए उनका पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। 26 और 27 मार्च 2013 को दक्षिण अफ्रीका के शहर डेवन में आयोजित किए गए ब्रिक देशों के 5वें शिखर सम्मेलन यानी 5th समिट में ब्रिक में शामिल देशों द्वारा विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की तर्ज पर विकास बैंक डेवलपमेंट स्थापित किए जाने में सहमति प्रकट की गई थी, जिसका उद्घाटन 21 जुलाई 2015 को चीन के शहर शंघाई में किया गया था और भारत के प्रसिद्ध बैंकर श्री KBA कामन को 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए इस बैंक का अध्यक्ष भी बनाया गया था। बैंक का उद्देश्य विकासशील देशों के विकास से संबंधित जरूरतों को पूरा करना और पश्चिमी देशों के प्रभावाधीन काम कर रही वित्तीय संस्थाओं जैसे कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को विकल्प के रूप में कार्य करना। यानी सभी देशों ने मिलकर डेवलपमेंट बैंक का आयोजन तो किया, लेकिन डेवलपमेंट बैंक जो थी विश्व वर्ल्ड बैंक की तरह कार्य नहीं कर सका, क्योंकि अमेरिका ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। इसमें जो है फर्स्ट टाइम जो है इसमें इंडियन SBK कामनथन को ही अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन आज जो है ये बैंक अग्रसर है, यानी ये प्रगतिशील है, कोशिश कर रही है कि वो वर्ल्ड बैंक को चुनौती दे, लेकिन तो समय बताएगा कि आखिर इसका कितना फ़ायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ और जो है अमेरिका का क्या विचारधारा इसके ऊपर थी। उसके पश्चात विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। विश्व व्यापार की नियमित रूप करने के उद्देश्य को मुख्य रखते हुए पहले गेट यानी GATT और बाद में 1 जनवरी 1995 ईस्वी को विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया गया।
यानी 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। और वो हर वर्ष देश जो खुली मंडी अर्थव्यवस्था यानी ओपन मार्केट इकोनॉमिक्स यानी स्वतंत्र व्यापार फ्री ट्रेड, आयात करों के नियमित दर को संगठन के नियमों का पालन किए जाने के प्रति अपना वचनबद्धता प्रकट करता है, वो इस संगठन का सदस्य बन सकता है। इस समय विश्व के 159 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं और इसका मुख्य कार्यालय स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में है। नाइजीरिया और मुल्क की एनगोजी एकोंडेस एबियल विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन विश्व के विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक संबंधों, विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के प्रतिबंधित वचनबद्ध है। आलोचक विश्व व्यापार संगठन को अमीर देश द्वारा अविकसित और गरीब देशों पर अमीर देशों द्वारा प्रभुत्व लादे जाने का यत्न भी मानते हैं, क्योंकि कई बार ये संगठन सदस्य राष्ट्र पर ऐसी शर्तों को मानने के लिए दबाव डालते हैं जो उनके हित में नहीं होती है। उसके बाद जो है वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। ये डेफिनेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आप ये फाइनल ईयर में हो तो 100% आपको इतना दिमाग में रखना चाहिए कि ये क्वेश्चन में से, तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो है 100% आपके 2 मार्क्स में आएंगे ही आएंगे। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना और सोचना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें है कुछ भी नहीं। वैश्वीकरण यही बात कहती है कि शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के भंग हो जाने के बाद के काल को वैश्वीकरण काल कहा गया है और कहा जाता है। वैश्वीकरण विश्व के समस्त राष्ट्र के बीच बढ़ रहे सहयोग और आंतरिक निर्भरता की एक प्रक्रिया है, जिसमें आज प्रत्येक राष्ट्र को गृह राजनीतिक और विदेशी संबंधों को व्यापक रूप में प्रभावित किया है और आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नई दिशा प्रदान भी कर रहा है। सामान्य बोलचाल में वैश्वीकरण का अर्थ आर्थिक वैश्वीकरण या अंतर्राष्ट्रीय मंडी का वैश्वीकरण या विश्व मंडी की स्थापना से लिया गया है। वैश्वीकरण का मतलब ही यही होता है कि विश्व के साथ व्यापार करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, नए रूल रेगुलेशन का इस्तेमाल करना, ये वैश्वीकरण क्या कहलाता है। परंतु यह वैश्वीकरण की बहुत संकुलित व्याख्या है। आज वैश्वीकरण केवल विश्व पूंजी या विश्व मंडी का ही वैश्वीकरण नहीं है, अतुल यह विभिन्न राष्ट्र के बीच पूंजी, वस्तुएं, तकनीक, जानकारी, विचार, लोगों और उद्योग और संस्कृति आदि का खुला आदान प्रदान है। तो वैश्वीकरण का दूसरा अर्थ भी आप जान सकते हो। इससे क्या होता है कि विभिन्न देशों के साथ पूंजी निवेश, वस्तुएं, तकनीकी जानकारी, विचार, लोग, उद्यमी, संस्कृति आदि का आदान प्रदान होता है, उसे वैश्वीकरण कहलाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप समस्त विश्व ग्राम यानी ग्लोबल विलेज में बदल चुका है। यातायात के साधनों और जानकारी तकनीकों और इंटरनेट आदि के कारण विश्व बहुत छोटा सा हो गया है। उसके बाद था उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशंस। वो तो ग्लोबलाइजेशन थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये उदारीकरण है, लिबरलाइजेशन भी है। उदारीकरण का अर्थ होता है खुला छोड़ दो, यानी ओपन व्यापार, ओपन ट्रेडिंग्स। ठीक है, तो खुला छोड़ दो यानी मुक्त रहने दो या प्रतिबंधित का अभाव। आर्थिक क्षेत्र में तो उदारीकरण का अर्थ होता है खुला प्रतियोगिता या स्वतंत्र व्यापार, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य विशेषताओं में से एक है। पूंजीवादी उदारीकरण के इन प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है और आज की विश्व व्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बोलबाला भी है। इसके अतिरिक्त उदारीकरण जो है वैश्वीकरण की प्रक्रिया को ही व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। ठीक है, यानी व्यवहारिक रूप प्रदान किए जाने का यत्न है। उदारीकरण उद्योगपतियों को अपनी इच्छाओं का उद्योग स्थापित करने का स्वतंत्रता प्रदान करता है और प्रतिबंध की समाप्ति यानी डी कंट्रोल, डी डिरेगुलेशन तथा लाइसेंस प्रणाली की समाप्ति इसके आधारभूत सिद्धांत है। इस सबके परिणाम स्वरूप आज विश्व के विभिन्न देशों को आर्थिक विकास की दर में वृद्धि हुई है। मंडी में वस्तु की बहुलता है। आज भोक्ताओं को अपनी पसंद की वस्तु चुनने में आसानी भी हुई है। तो ये सारी जो है उदासीकरण की वजह से हुआ है, उदारीकरण के कारण ही आज लिबरलाइजेशन के कारण ही ऐसा सब कुछ देखने को मिलता है। उसके पश्चात आता है निजीकरण यानी प्राइवेटलाइजेशन। निजीकरण भी आज की विश्व व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं में से एक है। निजीकरण का अर्थ होता है सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र की प्राथमिकता, यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें निजी क्षेत्र को दे दिया जाना। द प्राइवेट टू प्राइवेट सेक्टर टू ओवर टू द पब्लिक सेक्टर। इसमें उद्योगपति को अपनी इच्छानुसार उद्योग स्थापित करने की स्वतंत्रता होती है और सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए पूरी तरह खोल दिया जाता है। आरंभ में तो सभी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में भागीदारी समाप्ति की जाती है, परंतु धीरे धीरे वो सार्वजनिक क्षेत्र को पूरी तरह से निजी क्षेत्र में बदल दिया जाता है।
यानी एक सिंपल वर्ड में कह सकते हो कि जो सरकारी होती है, सरकारी कोई संस्था है, तो उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, हम प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रेलवे जो थी सरकारी थी, लेकिन सरकार की अब नीति ये है कि धीरे धीरे इसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए। तो प्राइवेट सेक्टर देखो देने से क्या होता है कि उसमें प्राइवेट सेक्टर जो है हर तरह की सुख सुविधाएं को जो है व्यवस्थित करती है, हर रूल रेगुलेशन को लगाती है। आपने देखा भी होगा कि आप किसी सरकारी संस्था में चले जाओ और किसी प्राइवेट संस्था में चले जाओ, वहाँ पर देखिएगा कि प्राइवेट सेक्टर में जो है और सरकारी सेक्टर में आपको अंतर दिख जाएगा। सरकारी सेक्टर में जाओगे तो आपको हर तरह से जो है वो दौड़ाएंगे, कभी आपको आधार कार्ड के लिए बुलाएंगे, कभी कुछ के लिए बुलाएंगे, आपको परेशान करते रहेंगे। लेकिन वही प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो आपको वेलकम करेंगे, कहेंगे आइए सर बैठिए, आपका काम हो जाएगा। तो सरकार इसलिए चाहती है कि जो सरकारी का जो धोब है, जो सरकारी नौकरी के धोब होते हैं व्यक्तियों के ऊपर, वो शायद ना रहे। तो इसके लिए सबसे उचित जो है प्राइवेटलाइजेशन करना ही है, क्योंकि प्राइवेटलाइजेशन से ये होती है कि व्यक्ति जो होते हैं समय पर सारे काम कर लेते हैं। आपने देखा ही होगा कि ये व्यवस्था करना बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। इसलिए जो है सरकार आज क्या कर रही है कि निजी क्षेत्र में बदल रही है, परंतु धीरे धीरे सार्वजनिक क्षेत्र को पूरी तरह से निजी क्षेत्र में बदल दिया गया है। आज निजी क्षेत्र के लिए एक सहायक, यानी आज सहायक की भूमिका निभाता है। उद्योगपतियों के लिए समस्त विश्व एक कर्मभूमि बन जाता है और उन्हें विश्व के किसी भी भाग में उद्योग स्थापित किए जाने की छूट होती है। और भारतीय उद्योगपति रतन टाटा द्वारा वर्तनीय की प्रसिद्ध स्टील कंपनी, यानी प्रसिद्ध स्टील कंपनी कोरस की, और लक्ष्मी मित्तल द्वारा फ्रांस की प्रसिद्ध स्टील कंपनी एस्टेलर्स को खरीद इस तथ्य के प्रमाण भी है कि उन्होंने विदेश की कंपनियों को भारतीय लोगों ने खरीद लिया। ट्रांसपोर्ट, जल आपूर्ति, बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं, बीमा, शिक्षा, टेलीफोन आदि सेवाओं का निजीकरण कर दिया जाता है। विदेशी पूंजी निवेश को हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो ये चीज़ें जो है कुछ हद तक हमारे हित के लिए भी है और आज जो है आधुनिक युग उसकी मांग भी है। उसके बाद है बहुराष्ट्रीय निगमों की प्रभावशाली भूमिका। बहुराष्ट्रीय निगमों की महत्वपूर्ण भूमिका भी आज के विश्व व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। हमने पीछे पढ़ा है कि आज सार्वजनिक क्षेत्र के मुकाबले में निजी क्षेत्र की प्रधानता स्थापित हो चुकी है और इसके परिणाम स्वरूप विश्व जो बहुराष्ट्रीय निगम का एक ऐसा जाल फैला है कि आज यह अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को गुमनाम राज्य साम्राज्यों के रूप में स्थापित हो चुकी है और विश्व की समूचे अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नियंत्रण करते हैं। कई बहुराष्ट्रीय निगमों का वार्षिक बजट छोटे देशों के वार्षिक बजट से कई गुना अधिक हो गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अधिक भाग इन बहुराष्ट्रीय निगमों के नियंत्रण अधीन है, यानी सारे के सारे जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये नियंत्रण अधीन हो गई है। परंतु संयोग की बात यह है कि इनमें से अधिकांश बहुराष्ट्रीय निगम अमेरिकी है। तो मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि अमेरिका जो है भारत पे भी अपना कब्जा स्थापित करना चाहता है, इसलिए जो है वो पहले वो कंपनियों को यहाँ व्यवस्थित कर रही है कि यहाँ कंपनी व्यवस्थित रहेगी तो यहाँ के लोग जो है उसके आदी हो जाएंगे और इसके द्वारा ही अमेरिका को विश्व पर अपने प्रभाव का प्रसार का अवसर भी मिल जाता है। तो कहते हैं ना, यहाँ के जो देश के जो नेता है वो आंख बंद करके, उनको ये लगता है कि शायद वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देंगे तो शायद बच जाएंगे, लेकिन उनको ये बात शायद एहसास नहीं है कि अमेरिका का तो ये धूड़ चाल है जो आज से नहीं कई दशक से ऐसा ही करती है। तो इसको शायद उनको अवसर देना इंडियन पॉलिटिकल का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन गया के रह गया है। बहुराष्ट्रीय निगम विकासशील और गरीब देशों के लिए वरदान और अभिशाप दोनों ही है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी जाती तो है लेकिन वहाँ पर क्या करती है, उस देश को खोखला करती चली जाती है, वहाँ के संसाधनों को पूरी तरह से तहस नहस कर देती है। तो यही तो मैं बात डायरेक्ट करना चाहता हूँ। अपनी निजी एक बात रहती है कि कभी भी सरकार को इन बातों पे ध्यान से सोचने की आवश्यकता है कि कौन हमारे हित के लिए कौन अहित के लिए है। तो देश में क्या करते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी को निमंत्रण दे रहे हैं या बहुराष्ट्रीय कंपनियों में जितने भी सदस्य होते हैं सब के सब अंग्रेजी होते हैं या विदेशी ही होते हैं। भारतवासी तो सिर्फ वहाँ पर छोटे पद पे व्यवस्थित होते हैं। तो सरकार को आज के समय में ये करना चाहिए, जो नवयुवक हैं जिनके पास नॉलेज है, जो खोज करने में सक्षम होते हैं, तो उनको विदेश न भेज के, उनको विदेश न भिजवा के भारत में ही उनको हर तरह के प्रोत्साहन करना चाहिए, उनके टैलेंट का कदर करना चाहिए, उनकी तरह हर तरह की व्यवस्था करना चाहिए। तो भारत सरकार को सभी चीज़ों पर ध्यान न देके इन चीज़ों पर अगर ध्यान देती है तो भारत जो होगा कभी भी ये नहीं कहलाएगी कि प्रगतिशील देश है, ये बिल्कुल प्रगति हो जाएगी इसकी। लेकिन इस विचार को कौन पहुंचाए। उसके बाद हमारा आगे आ जाता है
सूचना तकनीक का विश्व स्तर पर प्रसार, यानी ग्लोबल स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज विश्व की व्यवस्था में जो है सूचना तकनीक का विशेष महत्व है और इसमें विश्व के विभिन्न देशों को एक दूसरे के निकट लाने और देशों की दूरियों को कम करने में विशेष योगदान दिया है। समूचा तकनीक का वैश्वीकरण की प्रक्रिया के साथ बहुत निकट संबंध है और इस संबंध में जो है विचार प्रकट करते हुए मार्क कॉन्फ्रेंस ने इस बात जरूर क्लियर कर दिया था कि सूचना तकनीक और वैश्वीकरण दो नदियों की तरह है जिसमें आपस में मिलकर एक विशाल और तेज धारा के जन्म दिया है, जिसने सभी सीमाओं और बाधाओं को तोड़ दिया है, जिसमें कि ये सभी बहती थी। अब प्रश्न पैदा होता है कि आप बह के साथ चलोगे या फिर डूब जाओगे। तो यही बात है आज जो है मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए कि बेसिकली हम जो है सूचना तकनीकों में जो है हम बिल्कुल ही बह चुके हैं। अब हम डूबेंगे कि उभरेंगे तो समय बताएगा, लेकिन कहते हैं ना कि सूचना टेक्नोलॉजी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी भी है, लेकिन कहते हैं ना इस उपयोग का गलत उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो फ़ायदेमंद है वो नुकसानदायक भी होती है। तो इन्होंने जो है मार्क फ्रांटी ने बिल्कुल ही क्लियर शब्दों में ये बात कह दिया और शायद उनकी बात आगे चल के सिद्ध भी हो। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने में सूचना तकनीक का विशेष योगदान रहा है। आज पलों में आप समस्त विश्व की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। इसके अतिरिक्त आज विभिन्न मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात या वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त सूचना तकनीक ने तो उद्योग, व्यापार और राज्य प्रबंधन, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि को परिभाषा ही बदल दी है, समस्त दुनिया को मुट्ठी में बंद कर दिया है। तो ये बात तो सही है कि जो सूचना टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है, लेकिन इसको वरदान को हमें वरदान रहने दिया जाए तो ही अच्छा है, इसको अभी शराब में कन्वर्ट ना किया जाए। उसके बाद है विकसित और विकासशील देशों की आंतरिक निर्भरता, यानी इंडिपेंडेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज। वर्तमान वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप उभरती हुई विश्व व्यवस्था में विकास और विकासशील देशों को एक दूसरे पर निर्भर बना दिया है। जहां विकसित देश राष्ट्र के पास निवेश के लिए आंतरिक धन और विकासशील तकनीक है, वहां विकासशील देश राष्ट्रों के पास कच्चा माल के भरपूर कुमारे भंडार है, श्रम है। यही कारण है कि आज विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों में अधिक पूंजी निवेश कर रही है और इसके साधनों का भरपूर प्रयोग भी कर रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी विकासशील राष्ट्र में अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर रही है और इस सबके बदले में विकासशील राष्ट्र में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। गृह उद्योग में मुकाबले की भावना पैदा हुई है और उत्पादन गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त इन्हें विकसित तकनीकों के लाभ भी प्राप्त हुए हैं और इन सब के परिणाम स्वरूप उनकी विकास गति में भी तेज आई है। तो ये कह सकते हो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाता है विकसित और विकासशील देशों के लिए। उसके बाद है आपका जो है आर्थिक संगठनों की बढ़ रही लोकप्रियता। आर्थिक संगठन के जो है लोकप्रियता बढ़ने का कारण क्या है, यानी ग्रोइंग ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशंस। विश्व में दो ध्रुवीय व्यवस्था के दौरान सैनिक जो है गठजोड़ों यानी मिलिट्री अलायंस की जो है भरमार रही है। सुरक्षा की तलाश में दोनों गठजोड़ों द्वारा बहुत स्वयं को मजबूत बनाने और जाने के विरोधी गुट के नीचे दिखाए जाने के लिए सैनिक गठजोड़ कायम किया गया है और इसमें पहला अमेरिका गुट द्वारा की गई थी। इसके विपरीत आज एक ध्रुवीय व्यवस्था की स्थापना के बाद सैनिक गठजोड़ का स्थान आर्थिक गठजोड़ों ने ले लिया है, क्योंकि आज विश्व के प्रत्येक देश का ध्यान आर्थिक विकास के प्रति केंद्रीय है। तो पहले गेट यानी GTT और आज विश्व व्यापार संगठन यानी WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और विश्व विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशिया पैसिफिक आर्थिक सहयोग यानी एशियन पैसिफिक इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्र का संगठन यानी एशियन कह सकते हो, यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार संगठन यूरोपियन फ्री ट्रेड्स यानी EFTA, पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन यानी OPEC, यूरोपीय संघ, NAFTA, SAFTA, G8, G15, G जो है 77 और शार्क आदि। और आज विश्व में आर्थिक संगठन का बोलबाला है। आज जो है बहुत तरह के जो है अर्थव्यवस्थाओं के संस्थाएं ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है और इस ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक ही कार्य होता है, देश में बढ़ रहे जो अकाल है, जो प्रॉब्लम है, उनको सोल्यूशन करना और देश हित में कार्य करना और लोक कल्याण की भावनाओं से ये चीज़ें बनाई गई हैं, जिसमें हर एक लोगों का विशेष महत्व रखा गया है।
उसके पश्चात जो हमारा है आगे वह गुट निरपेक्ष आंदोलन, नई भूमिका का तलाश। स्वयं को शक्ति गुटों के राजनीति से अलग रखे जाने के उद्देश्य को मुख्य रखकर 20वीं शताब्दी के मध्य में भारत, इंडोनेशिया, मिस्र और यूगोस्लाविया के नेताओं ने मिलकर एक तीसरी दुनिया के देशों के लिए गुट निरपेक्षता का विचार पेश किया था। और गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था, जिसमें 25 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया था। धीरे धीरे इस आंदोलन की लोकप्रियता बढ़ती गई और इसके 18वें शिखर सम्मेलन, जो कि 25 से 26 अक्टूबर 2019 को बाकू, अजरबैजान में आयोजित किया गया था, उसमें 120 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया था। आरंभ में गुट निरपेक्ष आंदोलन का बहुत लोकप्रिय हुआ था, क्योंकि यह आंदोलन शीत युद्ध और दो ध्रुवीय व्यवस्था के विरोध में थे। परंतु विश्व में शीत युद्ध और दो ध्रुवीय व्यवस्था की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन को प्रासंगिकता पर प्रश्न उठ खड़े हुए थे। आलोचकों का विचार है कि विश्व की बदलती स्थिति के अनुसार गुट निरपेक्ष आंदोलन को की कोई सतर्कता नहीं रही है, क्योंकि आज गुट निरपेक्षता किससे यूं भी अमेरिका द्वारा लीबिया, सीरिया, पाकिस्तान, इराक और खाड़ी के अन्य देशों में किए गए हस्तक्षेप के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन मुख्य दर्शक बन के रह गया था। यानी उसने कोई तरह का कोई पार्टिसिपेट नहीं किया था, नाम जो था सिर्फ देख रहे थे। अपनी स्थिति भूमिका निभाए जाने के असमर्थ रहा, क्योंकि उसके पास पावर ही नहीं थी। तो सभी विचारों का अर्थ है कि क्यों, आखिर किस लिए? दर्शक बनने के लिए। आज गुट निरपेक्ष आंदोलन अपने लिए नई भूमिका तलाश रहा है, ताकि विश्व में इसकी समर्थक बनी रहे। लेकिन इसको बनाया जाए तब ना, सिर्फ इसको बना दिया गया है। और जो है नाम किसी देश की शांति की स्थापना में भी कुछ भी नहीं बोल सकता, सिर्फ एक दर्शक के रूप में देखी जा रहा है, सोची जा रहा है और विचार होती जा रही है। आगे जो हमारा है साम्यवाद के उग्र स्वरूप में परिवर्तन, यानी चेंज इन द एक्सट्रीमली नेचर ऑफ द कम्युनिज्म। सोवियत क्रांति के बाद विश्व में साम्यवादी विचारधारा का काफ़ी प्रसार हुआ था। तीसरी दुनिया के बहुत सारे अविकसित राष्ट्र अपनी समस्या के समाधान के लिए साम्यवाद की तरफ झुक गए थे। और 1949 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति के बाद विश्व में साम्यवादी प्रसार को और भी बल मिल गया और बहुत सारे देश साम्यवाद के प्रभाव में आ भी गए। सोवियत संघ और चीन द्वारा विश्व में साम्यवाद के प्रसार के लिए विशेष यत्न भी किए गए और विश्व में दो ध्रुवीय व्यवस्था को स्थापित होने के लिए साम्यवादी विचारधारा उत्तरदायी थी। सोवियत संघ विश्व में साम्यवाद यानी कम्युनिज्म ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करता था और अमेरिका पूंजीवादी गुट का की प्रतिनिधित्व करता था। परंतु विश्व में से शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के भंग हो जाने के बाद साम्यवाद का उग्र स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन आया। यद्यपि चीन आज भी विश्व में साम्यवादी विचारधारा का किला बनकर कायम है, परंतु आज चीन में भी साम्यवाद का उदारीकरण हो गया है। प्रतीत होता है कि आज चीन द्वारा साम्यवादी मंडी अर्थव्यवस्था सोशल मार्केट इकोनॉमिक्स को अपना लिया गया है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को काफ़ी निकट भी है। आज चीन में संपत्ति के अधिकार को कानूनी मान्यता प्राप्त है। अमीर और गरीब के बीच दूरी बढ़ रही है, अर्थात बेरोजगारी पाई जाती है और साम्यवादी विचारधारा की निंदा भी की गई है। तो कह सकते हो कि चीन जो है अपना हर तरह से इसको जो है साम्यवादी को लेके चल रहा है। मानव अधिकार के विषय का बढ़ता हुआ महत्व। मानव अधिकार का उल्लंघन का विषय विश्व के प्रमुख समस्याओं में से एक है और अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा इसके प्रति चिंतित है। 20वीं शताब्दी के अर्ध से पहले साम्यवादी नाजिया और फासिस्ट द्वारा मानवाधिकार का हनन भी किया गया था। यानी आपने पढ़ा ही होगा नाजियावाद, फासिस्टवाद, जिसने बिल्कुल ही मानवाधिकारों का हनन किया गया था, जिसका सेकेंड वर्ल्ड वार भी उत्तरदायी थी। इस दर्दनाक स्थिति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 10 अक्टूबर 1948 को मानवाधिकार की विशेष व्यापी घोषणा भी किया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट जारी भी की गई थी। फिर जो सेकेंड विश्व युद्ध के कारण बना था, यानी जो फर्स्टलिज्म था और जो आपका नाजिज्म था, जिसकी वजह से जो है विश्व युद्ध हुआ, तो इसमें वजह से जो है मानव अधिकारों का बहुत ही बुरी तरह से हनन किया गया था। तो इसके लिए जो है उन्होंने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट बनाया। मानव अधिकार की रक्षा सदस्य और राष्ट्र का दायित्व निश्चित किया गया। इसमें इस अधिकार के प्रहारी के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकार आयोग यानी ह्यूमन राइट कमीशन का भी गठन किया गया। परंतु इस सभी प्रबंधनों से होते हुए भी सारे विश्व में मानव अधिकार का उल्लंघन होता आ रहा है। आज भली भांति जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के नेता नेल्सन मंडेला जो थे को अपने नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों के बहाली के लिए 28 वर्ष जेल की सलाखों के पीछे बंद रहना पड़ा था।
आप नेल्सन मंडेला के बारे में जानते भी हो, पढ़े भी होंगे 9th क्लास में या ठीक है, जहाँ पर आज समस्त विश्व मानवाधिकार के घोर उल्लंघन के प्रति चिंतित है। मानवाधिकार की घोषणा को लागू करवाए जाने के उद्देश्य को मुख्य रखते हुए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनेकों प्रतिज्ञा पत्र जारी किए गए। मार्च 2006 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा मानव अधिकार को रक्षा और विकास के लिए मानव अधिकार आयोग की स्थापना भी की गई, जिसमें 47 सदस्य मानवाधिकार परिषद के स्थापना की घोषणा भी की गई थी। इसके बाद अमनेस्टी इंटरनेशनल में एक गैर सरकारी संस्था और जिसका मुख्य कार्यालय लंदन में है, भी मानवाधिकार के प्रहरी के रूप में काम कर रही है। उसके बाद जो था पर्यावरण की सुरक्षा का विषय बहुत ही गंभीर रही है और इस पर हर देश ने अपना आवाज़ उठाया है, लेकिन किया किसी देशों ने कुछ भी नहीं है। इश्यू ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, पर्यावरण की सुरक्षा का विषय वर्तमान युग का अति महत्वपूर्ण विषय है और ठीक दृष्टिकोण रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति इसके प्रति चिंतित है। पर्यावरण दिन प्रतिदिन और तथा प्रदूषित होता जा रहा है, अध्यात्म रोग बढ़ती ही जा रही है, तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और पर्यावरण में अनेक प्रकार के असंतुलित पैदा हो रही है। बेमौसम गर्मी, बेमौसम सर्दी और बेमौसम वर्षा आदि सब इसके परिणाम स्वरूप ही है। यद्यपि पर्यावरण के प्रदूषण का संकट कई वर्षों से गंभीर समस्या बनकर चेतावनी दे रही है, परंतु इसे दृष्टिगत किया जा रहा है, यानी लोग इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। वास्तव में स्वार्थ और लाभों की लालसा ने व्यक्तियों को अंधा कर दिया रखा है। प्राकृतिक ने धरती पर जन जीवन की सुरक्षा के लिए धरती की सतह से लगभग 20 से 30 किलोमीटर ऊपर गैसों की एक तह बनाई है, जिसे ओजोन कहते हैं। ओजोन की तह का घनत्व 15 से 40 किलोमीटर तक है और यह सूर्य के निकलने वाली हानिकारक किरणों के बुरे प्रभावों को धरती पर रहने वाली प्राणियों को और जीव जंतुओं को रक्षा करती है। आज इस आयोजन के तह यानी ओजोन लेयर में बड़े बड़े छेद हो गए हैं और कई जगह से यह तह बहुत ही पतली हो गई है, जिसका कारण सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें सीधे धरती पर पहुंच रही है, जो जीव जग को समाप्त करने की क्षमता भी रखती है। बेशकली आज जो है विश्व में लोग विश्व युद्ध करे, लड़ाई करे, झगड़े करे, लेकिन जहां पर्यावरण ने इनको एक बार अगर क्रोधित हुआ तो इनके झगड़े लड़ाई तो सीमित रह जाएंगे, एक ही सेकंड में जो है पूरा धरती तहस नहस हो जाएगी। अभी भी है समय सुधरने की। पर्यावरण को बिगड़ने में सबसे अधिक योगदान विकसित राष्ट्रों का ही है, जबकि वह अपने से इस दायित्व को गरीब और जो है अविकसित राष्ट्रों पर थोप रहे हैं। उन्होंने बड़े बड़े राष्ट्र जो है विश्व युद्ध करवा रहे हैं, बड़े बड़े राष्ट्र जो हैं आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं और इसका जो है छोटे देशों पर इनका ठिकरा जो है थोप रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत से नियम रेगुलेशन बनाए गए हैं, विभिन्न भागों में सम्मेलन भी किए गए हैं और विश्व का ध्यान पर्यावरण सुरक्षा के विषय की तरफ दिलाने के लिए यत्न भी किए गए हैं, परंतु इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विकसित राष्ट्रों की ईमानदारी की जरूरत है। आज उनको सिर्फ बोलने की जरूरत नहीं है, उन पर कदम उठाने की आवश्यकता है। आज संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में दिसंबर 2015 में पेरिस में आयोजित किए गए शिखर सम्मेलन में, जिनमें विश्व के 195 लगभग प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया, सभी देश वैश्विक तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस कमी किए जाने पर हस्तक्षेप हो गए हैं और यह समझ 2020 से लागू होगा। समझौते के अनुसार 2020 के विकसित राष्ट्रों द्वारा विकासशील राष्ट्रों को पर्यावरण को संकट में से निपटने के लिए 2020 के प्रतिवर्ष और $100 अरब की सहायता भी दिए जाने की वादा को लागू किया गया था, लेकिन कहते हैं अप्रैल 2016 तक भारत सहित 170 के लगभग राष्ट्रों द्वारा पर्यावरण से संबंधित पेरिस समझौता पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में 30 अक्टूबर 2021 से लेकर 22 नवंबर 2021 तक बर्तानिया से शहर ग्लासगो में पर्यावरण संबंधी मुद्दे पर विचार करने के लिए पर्यावरण सम्मेलन क्लाइमेट समिट आयोजन भी किया गया था। इस सम्मेलन में कोपा यानी 26 या संबंधित देशों को 26 में सम्मिलित के नाम भी दिया गया था। इस सम्मेलन में 2015 से पेरिस सम्मेलन के निर्णय के पूरी तरह लागू भी किया गया था और आर्थिक विकास और पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर भी विचार किया जा रहा है, लेकिन विकसित राष्ट्रों को द्वारा मांग की गई है कि उन्हें पर्यावरण में संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए उपयुक्त राष्ट्र द्वारा तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है, जहाँ पर लोग जो है परमाणु बम की बात कर रहे हैं, एक दूसरे पर परमाणु बम गिरा रहे हैं, आए दिन लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ठीक है, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, क्या ऐसा संभव होगा? शायद कभी नहीं होगा। हम सिर्फ इस पे बातें कर रहे हैं, खुद ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। और जो विकसित राष्ट्र है समझती है कि संसाधनों को हम इकट्ठा कर लेंगे तो हम बहुत बड़े बन जाएंगे, लेकिन शायद उनकी मंशा पर्यावरण शायद पूरा होने ना दे।
क्योंकि पर्यावरण रहेंगे तभी जिंदा रहेंगे, और जिंदा रहने के लिए उनको पर्यावरण को सुरक्षित रखना पड़ेगा। लेकिन वो तो आए दिन कोई न कोई युद्ध की जो है आग लगा रही है, चारों तरफ युद्ध की वातावरण बना रहे हैं, सांप्रदायिक दंगा फसाद कर रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लालच ने इनकी इतनी बढ़ गई है कि इन्होंने पर्यावरण की तरफ बिल्कुल ही ध्यान देना ही छोड़ दिया है। सिर्फ वो सम्मेलन कर रही है, सम्मेलन कर रही है, सम्मेलन कर रही है, लेकिन सम्मेलन करने से कुछ नहीं होगा। इस पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। चलिए, ये तो समय बताएगा क्या होगा, हमारा तो आगे क्या है देखते हैं। उसके पश्चात आता है आतंकवाद का वैश्वीकरण। यद्यपि आतंकवाद पुरानी समस्या है, परंतु 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में इसने एक गंभीर रूप धारण कर लिया है और आज विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। आज विश्व का कोई भी देश इसके बुरे प्रभावों का अछूता नहीं है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा साम्यवाद के प्रसार को रोकने और विभिन्न देशों में सोवियत सेनाओं को रोकने के लिए मुसलमान जिहादी को तैयार किया गया था। आज यही मुसलमान जिहाद ही सारे विश्व में आतंकवाद के प्रसार के लिए तो दायी है और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को भी वह चुनौती दे रहा है। रणनीतिक नेता, धार्मिक स्थान और सार्वजनिक सेवाएं जैसे कि बस, रेल, हवाई यात्रा, महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, संसद भवन और विधान पालिका आदि आतंकवादियों का निशाना बने हैं। इसके परिणाम स्वरूप आज तक लाखों लोग मारे जा चुके हैं और करोड़ों रुपये की संपत्ति क्षति हो चुकी है। 11 दिसंबर 2001 को अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी आक्रमण के बाद विश्व का ध्यान इस समस्या की तरफ खिंच गया और इसके बाद अमेरिका द्वारा विभिन्न देशों में आतंकवादियों के ठिकाने पर आक्रमण किए गए और अमेरिकी गठजोड़ द्वारा अफगानिस्तान और ईरान पर किया गया आक्रमण इसी कड़ी का एक भाग था। भारत भी लंबे समय से आतंकवाद का सामना कर रहा है और आज तक भारत में 1 लाख के लगभग लोग आतंकवाद के भेंट चढ़ चुके हैं। इसलिए यह विश्व की अत्यंत गंभीर समस्याओं में जिसकी समाप्ति के लिए विश्व के सभी देशों को सामूहिक यत्नों की जरूरत है। 26 नवंबर 2008 को भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई पर किए गए आतंकवादी आक्रमण के परिणाम स्वरूप 183 के लगभग लोग मारे गए थे और 327 लोग के लगभग घायल हो गए थे। मरने वालों में 22 व्यक्ति विदेशी भी थे और कहते हैं कि 21 फरवरी 2013 को आतंकवादी द्वारा हैदराबाद में 2 बम धमाके किए गए थे, जिनमें से 18 व्यक्ति मारे गए थे और अन्य लोग जख्मी भी हुए थे। इस प्रकार लगातार भारत को आतंकवाद का संताप झेलना ही पड़ रहा है। 16 अप्रैल 2013 को अमेरिका के शहर वेस्टन में आतंकवादी द्वारा 2 बम धमाके किए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप वेस्टर्न मैराथन दौड़ पर आतंकवादी द्वारा आक्रमण किया गया था, जिसमें 3 अमेरिकी मारे गए थे और 170 के लोग जख्मी हो गए थे। 16 दिसंबर 2014 को आतंकवादी द्वारा पाकिस्तान के बाहर पेशावर में एक स्कूल पर आक्रमण किया गया था, जिसमें से 132 लोग विद्यार्थी और 9 अध्यापक मारे गए। तो इस तरह से देखा जाए तो आतंकवादी हमले बार बार होते रहे हैं और सारे देश इस पर चिंता भी जाहिर करती है, लेकिन इनका चिंता कहीं हद तक सार्थक सिद्ध नहीं होता है। यानी आतंकवादी पे कंट्रोल लगाने में सारे देश जो है असमर्थ रहे हैं और उनका जो किया गया कार्य भी विफल होकर रह गया है। उसके पश्चात यूरोप के एकीकरण का यत्न। हम जानते हैं कि वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यूरोप का प्रभुत्व स्थापित रहा था, परंतु दूसरे महायुद्ध के दौरान यूरोपीय राष्ट्र को हुए क्षति के परिणाम स्वरूप उनका यह प्रभुत्व लगभग समाप्ति हो गई। अपने खोए हुए मान सम्मान और श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में हुए नुकसान की पूर्ति के लिए यूरोपीय देशों द्वारा दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के बाद यत्न आरंभ कर दिए गए हैं और यूरोपीय संघ उनके इन यत्नों का ही परिणाम है। यूरोपीय संघ का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक और सैनिक न होकर मुख्य रूप से आर्थिक है। आज यूरोप के 27 देश इस संघ के सदस्य हैं, जिनकी एक यूरोपीय संघ, यूरोपीय मंत्री परिषद और यूरोपीय आयोग है। इसके इन देशों के एक संयुक्त यूरोपीय न्यायालय अदालत भी है। आज यूरोपीय संघ में शामिल देशों को यूरो के नाम से भी करेंसी उपलब्ध है। संघ में शामिल राष्ट्रों के सदस्यों को एक दूसरे देशों में आने जाने की पूरी तरह से छूट है और इस राष्ट्र द्वारा आपस में व्यापारी प्रतिबंध का काफ़ी सीमा तक ढीला भी कर दिया हुआ है, यानी ढीला काफ़ी कर दिया है। आज यूरोपीय संघ में नमूने पर विश्व के विभिन्न क्षेत्र में अनेकों क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण भी किया जा रहा है। उसके पश्चात है भारत एक उभरती हुई शक्ति। पिछले कुछ समय से भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है, जिसके भारत द्वारा औद्योगिक, वैज्ञानिक और शैक्षिक, कृषि, सूचना तकनीकी और अंतर्राष्ट्रीय की खोज आदि के क्षेत्र में किया गया विकास उत्तरदायी है। आज भारत विश्व के 12वां औद्योगिक राष्ट्र है और अमीर देशों के लगभग G8 और यूरोपीय संघ का राजनीतिक भागीदारी भी बन चुका है। इसके अतिरिक्त आज भारत को विश्व के एक परमाणु शक्ति के रूप में भी मान्यता प्राप्त हो चुका है। जापान, जर्मनी और ब्राजील सहित भारत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का भी दावेदार है।
आज भारत के विश्व के प्रमुख शक्ति जैसे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटानिया आदि के साथ बढ़िया संबंध भी है। आर्थिक क्षेत्र में भारत दिन प्रतिदिन नई ऊंचाई को छूता जा रहा है और भारत के प्रति वर्ष आर्थिक विकास दर जीडीपी जो है 7 से भी ऊपर है। नवंबर 2010 ईस्वी में की गई भारत की यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा घोषणा की गई थी कि भारत उभरती हुई विश्व शक्ति नहीं है, अतुल भारत विश्व शक्ति है और इसके द्वारा विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा जाने की चाहिए। इन सब विचारधाराओं से एक बात जो क्लियर निकल के आती है, इन कह सकते हो कि इसमें निष्कर्ष जो निकलती है वो यह निकलती है कि लगभग पिछले 20 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यापार में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं जिन्होंने विश्व व्यापार व्यवस्था को स्वरूपों को लगभग पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। परंतु 20वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 1990 तक ठीक है 20वीं शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप पैदा हुई इसलिए कारण बंधक बना रहा है। निरंतर विश्व युद्ध की संभावनाएं बनी रहती है, हर समय जो है एक नई विश्व युद्ध की चेतावनी सी बनती जा रही है। दो श्रेष्ठ शक्तियां के विचारधारा और टकराव से विश्व में शस्त्रों की दौड़ बढ़ती ही चली जा रही है और गरीब तथा पिछड़ा हुआ राष्ट्र भी शस्त्र की दौड़ में फंस कर रह गया है। वो आज जो है लोगों के रोटियों की बात नहीं कर रहे हैं, आज लोगों के हथियारों के पास कैसे हथियार पहुंचेगा इसकी बात कर रहे हैं। आज लोग एक दूसरे को लड़ने पे लगे हुए हैं। आज जो है एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को ख़त्म करने के कगार पे आ रखा है। तो आज जो है रोटी के पीछे नहीं भाग रहे हैं तो कह सकते हैं कि परंतु विश्व से शीत युद्ध की समाप्ति से अंतर्राष्ट्रीय मानव में तनावों में कमी अब जरूर आई है, लेकिन वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का दौर आरंभ हो चुका है। सैनिक विकास से आर्थिक विकास की प्राथमिकता दी गई है। भूत की सैनिक शक्तियों का उत्थान आज की आर्थिक शक्तियों द्वारा हासिल कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मानव अधिकार को सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा और आतंकवाद की समाप्ति, सशस्त्रीकरण के स्थान पर आर्थिक विकास के साथ जुड़े मुद्दे आदि को प्राथमिकता दी जाने लगी है और इस सब के परिणाम स्वरूप हम बढ़िया विश्व व्यवस्था की स्थापना की कायम कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों की मंशा के और गलत मंशा के कारण और अपने स्वार्थ हित के कारण ऐसे ऐसे विश्व युद्ध होंगे और हो रहे हैं जिसका वर्णन शायद किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर चाहते हो त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़ने के लिए तो एक बात दोस्तों जरूर ध्यान रखना कि पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसमें सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको अगर मैं कोई अगर वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। अगर आपका कोई दोस्त है, कोई आपके रिश्तेदार है, कोई जान पहचान है जो बीए में फाइनल ईयर में पढ़ता है तो उसके साथ वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि क्या पता उनको भी ये बात समझ में आ जाए और उनको इससे फ़ायदा हो जाए। आपका कोई भी कॉलेज के मित्र है, कोई दोस्त है तो उनको भी लगाइए, इसको ग्रुप में लगाइए जिससे उनको भी इसका फ़ायदा हो। क्योंकि कहते हैं सिर्फ अपना ही जो है हित नहीं चाहिए, हमें विश्व हित चाहिए। मैं एक हूँ, मैं अनेक बनना चाहता हूँ। अगर आप एक हो, अगर दूसरे को वीडियो देते हो तो वो भी इसका कुछ लाभ उठा सकता है, क्योंकि अपने पास रख लेने से ही फ़ायदा नहीं होता है, दूसरे तक ये पहुँचाना भी आपका फ़र्ज़ बन जाता है। इसी के साथ आपने त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जो समय व्यतीत किया है इसके लिए धन्यवाद। अगर आप भी त्रिपाण स्टडी सेंटर को धन्यवाद करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और अपने दोस्तों तक पहुंचाओ जो इसका भी वो फ़ायदा उठा सके। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।